हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो, अगर अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो। कोई हम लोगों का जो है ये चालू हो चुका है आपके एग्जामिनेशंस के लिए बैच, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन जैसे कि टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो भी टीचर्स लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग जीरो से बहुत ही हायर लेवल इवन गेट के कुछ लेवल्स को टच कर पा रहे हैं, ताकि अगर आपका कोई भी एग्जामिनेशंस में अगर क्वेश्चन हाई या डिफ़िकल्ट भी आ जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पीजीटी का भी एग्जामिनेशन देना है जहाँ पे आपका लेवल यहाँ से टच करेगा ही करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ वहाँ पर मैं गेट के क्वेश्चन इंक्लूड करता हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग का क्लास नंबर 4 हो चुका है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर उन सारे क्लासेस की वीडियोस को देखो, तभी आपको आगे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, चले, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आज की क्लास में बिना समय गवाए। चलो, हम लोगों ने पिछले क्लास में मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़ने की कोशिश की थी। मैंने आपको कार्नोग मैप के बारे में थोड़ा बताया था। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पर एक जो अगर आप पिछला वीडियो देखें तो वहाँ पे सेकेंड नंबर एक आइडेंटिटी लास्ट स्लाइड से पहले सॉल्व करना था, वो मैं आपको अभी तक नहीं बताया है। कैसे वो डिड्यूस हो रहा है मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप उसको याद रखेंगे। ठीक है, इसमें उसमें कुछ ऐसा बड़ा है नहीं, इसलिए मैं आपको वो बता ही दूंगा। फिलहाल आप उसको याद रखें और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके एग्जामिनेशन में कभी डिड्यूस करने के लिए बोलेगा नहीं, और इसलिए मैं आपको वो इत्मीनान से बता दूंगा। और फिलहाल आप उसको याद रखिए, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, और बस इतना ही। क्योंकि हम लोग को डिटेल जानकारी हासिल करके अच्छा लगेगा, पर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग एक शॉर्टकट पढ़ने वाले हैं मिनिमाइजेशन में। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक का उस थ्योरम का नाम कंसेंसस थ्योरम। क्या है? कंसेंसस थ्योरम। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक को लगाने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस है। ये कंडीशन फुलफिल होगा एक अलजेब्रिक फंक्शन में, तभी हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हम लोग अपने बेसिक मेथड से चलेंगे, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हाँ, एक बात और मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसको सॉरी, आप उसको मतलब समझ के याद रखो। जैसे आपका आ गया a+1, तो क्या होगा आप समझ में सोच में पड़ गए। चलो, ए तो मेरा कांस्टेंट है, अगर 0 1 है तो अगर 1 1 है तो देखो 1 तो और है यहाँ पे, तो और में आप क्या याद रखते हो कि हम लोग का एनी ऑफ द इनपुट अगर ट्रू होता है तो मेरा रिजल्ट ट्रू होगा, मतलब रिजल्ट 1 ही होगा। आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे करके याद रखो, बेहतर है। चलो, अपने इस थ्योरम पे आते हैं। चलो, इसमें क्या होना चाहिए? 3 वेरिएबल मस्ट प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन, मतलब 3 वेरिएबल्स होने ही होने चाहिए। चलो, ये तो एग्जांपल है यहाँ पर, उसके बारे में लिखा हुआ है। अब आगे चलो, ईच वेरिएबल्स इज रिपीटेड ट्वाइस, मतलब हर एक वेरिएबल अगर ए है तो ए एक बार और होना चाहिए, मतलब किसी भी फॉर्म में हो, ए डैश में हो, तो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वन वेरिएबल मस्ट प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन में एक एटलीस्ट मतलब एक तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होना ही चाहिए। वन वेरिएबल मस्ट प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ये 3 कंडीशन है इस थ्योरम को लगाने के लिए। क्या क्या, मेरे साथ बोलो। 3 वेरिएबल होना चाहिए, और क्या? ईच वेरिएबल 2 बार रिपीट होना चाहिए, और क्या? और एक कम से कम एक वन मस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए। ऑलराइट, चलो, इसको लगाते कैसे हैं उसको समझते हैं। चलो, ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है f=ab bc' + ac। चलो, अपने पहले हमारा जो कंडीशन है उसको लगा के देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 3 वेरिएबल है क्या? ए बी सी, साफ साफ दिख रहा है 3 वेरिएबल। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। क्या बोल रहा है कि हर एक वेरिएबल रिपीटेड ट्वाइस होना चाहिए। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ। चलो भैया, दूसरा भी हो गया।
एक और होना चाहिए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो यहाँ सी डैश हमको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में मिल रहा है। अरे तीसरा भी क्या हो गया, तीसरा भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब हम लोग कंसेंसस थ्योरम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब चलो अप्लाई कैसे होता है उसको देखते हैं। देखो क्या लिखता है, आफ्टर अप्लाइंग दिस थ्योरम वी कैन टेक ओनली दोज टर्म्स विच कंटेन द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। तो क्या बोलता है, अगर इस थ्योरम को आप लगा रहे हो तो आप उसी वेरिएबल्स को कंसीडर कर सकते हो जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। अब कैसे होगा, देखो सी डैश यहाँ पे है, तो हम लोग देखेंगे कि सी सी किस टर्म में है, तो सी यहाँ पर है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म वाले को लेंगे और उसका जो वेरिएबल है एक और जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं है उसको भी लेंगे, उस टर्म को लेंगे। तो मतलब हम लोग यहाँ पे बी सी डैश और ए सी को लेंगे, ए बी को हम लोग क्या कर देंगे, रिडंडेंट टर्म है इसको हम लोग ओमिट कर देंगे, तो मेरा मिनिमाइज होके बी सी डैश प्लस ए सी हो जाएगा ऐसा। चलिए समझ में आया, चलो एक और एग्जांपल से समझाते हैं। चलो ये मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है ए प्लस बी डॉट मतलब एंड ए डैश प्लस सी डॉट बी सी। अब चलो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मेरा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी सी है, ए डैश है, बी बी है, सी सी है। तो हम लोग क्या बोलता है कि जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा वही लेंगे। तो यहाँ पे ए डैश है ए और कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, मतलब ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म लेंगे और बी सी को हम लोग ओमिट कर देंगे, तो मेरा ये हो जाएगा आंसर। चलो समझ में आया, अब समझ में आया होगा, समझ में आया ना, एक बार ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा सब। देख लो आराम से देख लो एक बार, फिर चलते हैं आगे। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग कार्नोग मैप में हम लोगों ने के मैप पढ़ा था, दैट इज कार्नोग मैप। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो है सॉफ्ट फॉर्म दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, और एक है पॉस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम और क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हर एक टर्म को, ये सारा टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन टर्म बोलते हैं। इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या बोलते हैं, मीन टर्म बोलते हैं। अगर हमारा 3 4 6 7 एक मतलब फंक्शन दिया हुआ है और सिग्मा 3 4 6 7 दिया हुआ है, मतलब इस खानों में, इस बॉक्सेस में हम लोग को क्या करना होगा, 1 डालना होगा। दैट इज मीन टर्म, यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, किसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट में। ए बी सी है, 3 वेरिएबल है मेरा इनपुट, तो मेरा बॉक्सेस कितना बनेगा, 2⁻³ मतलब 8 बॉक्सेस बनेगा। तो देखो यहाँ पे 8 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्सेस हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ए यहाँ, बी सी यहाँ, ए डैश यहाँ, ए यहाँ, बी डैश सी डैश, बी डैश सी, बी सी और बी सी डैश। यही होता है, ये होता है 0 1 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 5 6 यहाँ पर, 7 वहाँ पर। तो हम लोग अब क्या देखते हैं, चलो कलर चेंज करते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा 3 नंबर बॉक्स में हमको 1 डालना है, तो 1 डाल दिया हम लोगों ने। 4 नंबर बॉक्स में 1 डालना है, 4 है 1 डाल दिया। 6 में 1 डालना है, 6 में 1 डाल दिया। 7 में 1 डालना है, 7 में 1 डाल दिया। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग को के मैप में क्या करना पड़ता है, हम लोग क्लबिंग करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, हम लोग दो एक तरह के वेरिएबल को क्लब कर सकते हैं एक साथ, 4 को कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रखो, अगर हम लोग, चलो ये समझो, हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं क्लब, ऐसे कर सकते हैं क्लब, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और कैसे, अगर मेरा यहाँ पर ये मैच कर जा रहा है इससे, तो ऐसे भी क्लब कर सकते हैं। पर हम लोग एक बात यहाँ पे याद रखना कि डायगोनली ऐसे क्लब नहीं कर सकते, ऐसे क्लब नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड। ठीक है, समझ में आया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबमिट गया, कोई बात नहीं, ए डैश बी सी 0 1
2 3 4 5 6 7, सारे टर्म में 1 1। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं 2 का, तो 2 का ग्रुप यहाँ बन रहा है और 2 का ग्रुप इस कोने से इस कोने में बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बी डैश सी डैश, बी सी डैश, बी सी और नहीं, और यहाँ पे होगा बी डैश सी, बी सी और बी सी डैश। अगर 0 है यहाँ पे 0 1 0 2, ठीक है। तो ये होता है मेरा। अब इसको लिखते कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब चलो देखो, इस लाइन में चले, यहाँ पर ये मेरा मैच कर रहा है, ये वाला चीज मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी सी, क्या आ रहा है, बी सी, बी सी को हम लोग बी सी लिखे। और यहाँ पर देखो, अगर आप ये दोनों को मिलाते हो, इस दोनों को मिलाते हो, अगर ए डॉट ए डैश लिखते हो तो आपका क्या आ जाता है आंसर, के हो जाता है 0। क्या आ जाता है, क्या आ जाता है 0। अगर आप लिखते हो ए प्लस ए डैश तो आपका आंसर आ जाता है 1। तो यहाँ पर इस दोनों में से क्या यूज होगा, हम लोग निकाल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसका सम। तो यहाँ पर अगर डॉट ए प्लस ए डैश करोगे तो 1 आएगा, तो ये बी सी ही हो गया। ये यूज कर रहे हैं ये वाला चीज, ठीक है। और सम निकाल रहे हैं, और एक और क्या बचा मेरा, ये वाला और ये वाला। तो ये तो मेरा ए तो ए ही रहेगा, और इस दोनों में हम लोग देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, सी डैश। तो हम लोग लिखेंगे सी डैश, क्योंकि बी डैश प्लस बी 1 आ जाता है, तो इंटू करके 1 ही आएगा। तो मेरा फाइनली क्या आ गया, एफ इक्वल टू बी सी प्लस ए सी डैश। तो जो कि यहाँ पर मेरा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया। कुछ भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, आगे चलते हैं। देखो ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या मतलब, पहले प्रोडक्ट निकालेंगे, नो पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा 4 वेरिएबल है, मतलब मेरा बॉक्सेस क्या होगा, टू द पावर 4 मतलब 16 बॉक्सेस होंगे। और मेरा यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म। और हम यहाँ पे 0 लिखते हैं अपने बॉक्सेस में। और जैसे क्लबिंग होता है सेम ही क्लबिंग होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम होगा। देखो सम निकाला उसका प्रोडक्ट, सम निकाला उसका प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला उसका सम किया, ठीक है, याद रखना। अब देखो ये है मेरा ए बी, ये है मेरा सी डी, ठीक है। तो 0 में है, 1 में है, 2 में है, सॉरी। ठीक है, देखो अगर हम लोग अपने रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में ये सारा नंबर डाल देते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव बॉक्स में ये सारा नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पे हम लोग 0 क्लब कर रहे हैं, तो देखो ये 4 का, देखो क्या बोलते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं कितना ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम ग्रुप कितना का हो रहा है, 4 का हो रहा है, तो 4 का ग्रुप बनाए। यहाँ पर भी क्या हो रहा था, 4 का ग्रुप बन रहा था, और इस कोने से भी 4 का ग्रुप बन रहा है, बन गया। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी सब टर्म को लेके हम अब लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम निकालेंगे, ठीक है। देखो पहला क्या है कि ये मेरा सारा टर्म है, ठीक है, और मेरा ये वाला चीज है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश है, तो ए डैश प्लस बी डैश, फिर क्या हो गया, इसमें सी को लिया है, सी डैश। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसका एक और चीज याद रखो कि हम लोग का अगर ए बी सी डी ऐसे लिखा होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग समझो कि यहाँ पे सी डैश है, यहाँ पे समझो 0 0 सॉरी 1 1 1 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 8 4 12 1 13, नहीं 14 14 हो जाएगा, 14 होगा, कितना होगा, 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2, 8 4 12 12 2 14 14, तो 14 नंबर बॉक्स। अगर समझो मेरा सी डी डैश ए बी ऐसे लिखा रहा था, तो मेरा आंसर क्या होता, तो मेरा आंसर यहाँ पे 8 2 10 1 11 होता। तो मतलब हम लोग यहाँ पे कैसे अपने इस अल्फ़ाबेट को लिख रहे हैं, उस पर भी मेरा इस बॉक्सेस का नंबर डिपेंड करेगा। बट
अगर आप ये लेके सॉल्व करते तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ये लेके सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा, चलो एक बार और समझा देते हैं। समझो, आपने लिखा ए बी, ठीक है, और आप लिख सकते हो बी ए। ठीक है, अगर ए बी बी डैश है तो यहाँ पे 1 और 0 है तो आपका आंसर 2 है। अगर यहाँ पे मतलब बी डैश ए है तो आपका आंसर 0 1, मतलब यहाँ पे 1 है। अगर आप ऐसे करके चलते हो तो आपका अगर जो भी ये बॉक्स आएगा वहाँ पे 1 होगा, अगर आप ऐसे करके चलते हो तो आपका 2 आएगा। तो आप इस दोनों में से किसी तरीका को भी लिख सकते हो, नंबर जो भी आए, पर लास्ट में आप जब आंसर निकालोगे क्लब करके तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम में ऐसे क्लब करके अपने आंसर पे पहुंच पा रहे हैं। आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। आपके एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं जो आपसे ये सारा बोलेगा कि ऐसे फिगर बनाओ, सॉल्व करो, ऐसा आएगा नहीं सबसे पहली बात। ठीक है, अगर आया तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके सॉल्व कर लोगे, बाकी आप इस चीज को याद रखोगे होता कैसे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, वही पढ़ना चाहिए जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, फालतू पढ़ के कोई फायदा है नहीं। फिर भी मैं आपको बताता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, आगे चले। चलो, हम लोगों का ये पिछले क्लास में एक क्वेश्चन था, इसको हम लोग कार्नोग मैप को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला टर्म है ए बी सी डी डैश। ठीक है, ए बी यहाँ पे है, क्या है, सी डी डैश, मतलब सी डी डैश, तो मतलब इस खाने में 1 है। उसके बाद ए बी सी डैश, उसी तरह सारे खाने में इस टर्म को लेकर हम लोगों ने अपने क्या किया, मेन टर्म को डाला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लब कर रहे हैं, 4 का बन जा रहा है, यहाँ पे 4 का बन जा रहा है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये देखो 1 वाला बन जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, और यहाँ पर 1 वाला बन जा रहा है, ये 4 तो हो ही गया, ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। तो ऐसा करके, ठीक है, तो इसको क्लब करने के बाद आपका मिनिमाइज्ड फॉर्म ये आ जाएगा, एफ इक्वल टू ए बी ए सी ए डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे सर कौन सा मेथड सबसे सही है। देखो, आपको अगर कार्नोग मैप सबसे आसान लगता है और आप बॉक्सेस बनाने में आपको ये फटाफट याद आ जा रहा है तो आप कार्नोग मैप से करो, अदरवाइज गो थ्रू द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, सो सिंपल। तो मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ही थ्रू जाने की कोशिश करता हूँ एग्जामिनेशन में, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन पहले तो टीजीटी एग्जामिनेशन में आते नहीं है। पीजीटी में अगर पूछते हैं तो तब तक आप अलजेब्रिक में बहुत ही महारत हासिल कर लोगे। आप इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके फटाक से यहाँ पर पहुँच जाओगे, आपको कार्नोग मैप यूज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मिनिमाइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपका एक ऑप्शन होगा के मैप, तो आप के मैप आंसर कर दोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते, देखो ये क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए गेट लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो तो ऑलराइट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, नहीं लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। मेरा 4 वेरिएबल है, 6 बॉक्सेस, ये सारे टर्म है। तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट इक्विवेलेंट टू एफ। तो मेरा सबसे क्या फंडा है कि आप क्या करो, अगर आप कार्नोग मैप ठीक से बना पा रहे हो तो आप इस टर्म को दो और वहाँ से क्या करो, आप अपने मिनिमाइज फॉर्म को लिखो और मैच करो कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। सो सिंपल। ठीक है, सो सिंपल तो नहीं है, फिर भी आप इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब चलो, एक मेरा होता है कि भैया कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। तो कुछ नहीं, जो मेरा सॉप और पॉस फॉर्म था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, और कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, मेन टर्म में हम लोग क्या करते हैं, मेन टर्म में हम लोग लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, और मैक्स टर्म में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 0 को कंसीडर करते हैं और यहाँ पर 1 को कंसीडर करते हैं अपने बॉक्सेस में। ठीक है, यही मेरा कैनोनिकल फॉर्म। आगे चले। अब है कि स्टैंडर्ड सम ऑफ मिन टर्म्स कैसे निकालते हो। देखो,
स्टैंडर्ड सम ऑफ मिनटर्म्स क्या हुआ कि हर एक जो मेरा वेरिएबल है, चलो ए है यहाँ पर, तो इसके साथ अगर मेरे एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल है तो ए बी सी तीनों आने चाहिए। बी डैश सी है तो यहाँ पर ए भी आना चाहिए इसके साथ, तभी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। मतलब हर एक टर्म में मेरा उस एक्सप्रेशन का हर एक टर्म में सारा वेरिएबल यूज होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड सम ऑफ मिन टर्म्स। तो चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि f इक्वल टू ए प्लस बी डैश, इसको बोलता है कि रिप्रेजेंट करो इन स्टैंडर्ड सम ऑफ मिन टर्म, दैट इज सॉफ्ट फॉर्म में। सॉफ्ट फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले आप प्रोडक्ट निकालते हो उसका सम लेते हो, ठीक है, यही तो होता है पॉस। तो कैसे होगा, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ए है तो ए के साथ हमको बी और सी दोनों को लगाना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे समझाओ। समझो, अगर हम लोग बी के साथ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसका रिजल्ट 1 आता है, तो ए को अगर और करते 1 के साथ मेरा रिजल्ट ए ही आएगा। तो अगर ऐसे करके हम लोग कुछ ऐसा विक्रम लगाएं कि हम लोग उसको भी इंक्लूड कर पाए बी और सी को भी, तो हम लोग इजिली कर लेंगे। कैसे, चलो अगर यहाँ पे आप b प्लस बी डैश लिखते हो तो इसका मतलब 1 है, तो हम लोग अपने एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं और हम लोग सेम बात पे ही हैं, पर मेरा ये एक्स्ट्रा टर्म इंक्लूड हो जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव करो a और a प्लस ए बी डैश हो जाएगा। आगे चलते हैं। बट क्या हो रहा है, अभी भी एक क्या है, फंक्शन में मिसिंग है 1 वेरिएबल, दैट इज c। तो आप c को भी c प्लस सी डैश लिख सकते हो क्योंकि इसका मतलब 1 है। तो हम लोग अभी भी अपने जगह पर हैं, अपने जगह से हिल नहीं रहे, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने c प्लस सी डैश लगाया, इसमें भी हम लोगों ने c प्लस सी डैश लगाया। उसके बाद हम लोग क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट टर्म जो a था उसमें देखो ए बी सी सारा चीज इंक्लूड हो चुका है। अब देखो सेकेंड टर्म बी डैश सी की बात करें तो यहाँ पर ए मिसिंग है, तो ए मिसिंग को हम लोग लगाने के लिए ए प्लस ए डैश लगा सकते हैं, इसका मतलब 1 है। तो हम लोग अपने ओरिजिनल जो वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शन है, उसको अफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के यहाँ तक पहुंचे। तो यहाँ पर देखो तीनों टर्म है, तीनों टर्म है। तो हम लोग अब क्या है, अगर मेरा ये था तो हम लोग लास्टली कहाँ पहुंच जा रहे हैं, यहाँ पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, यहां पहुंच जा रहे हैं। यहां पे कोई तो दो टर्म एक जैसा है, कौन सा, देखो देखो ए बी डैश सी और ए बी डैश सी। अगर आप इस दोनों को और करते हो तो हम लोग इसका एक टर्म क्या कर सकते हैं, दोनों को लिखना जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको बताता हूँ ए प्लस ए, तो क्या लिखते हो आप, ए। तो उसी तरह इसको अगर एक साथ दो एक जैसा है तो आपको इसको एक लिखो, आप लास्टली यहां पहुंच जाओगे, ठीक है, समझ में आया। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारा जो भी बैचेज हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी के हैं, इसके लेवल्स थोड़े आए हैं, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कन्वर्ट बुलियन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मेरा बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने। चलो अपने से करके देखते हैं। वाई डैश है, इसमें मेरा एक्स जेड दो टर्म मिसिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स डैश लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं जेड प्लस जेड डैश। सेकेंड टर्म लेते हैं एक्स जेड डैश, और मेरा यहाँ क्या मिसिंग है, वाई प्लस वाई डैश लिख लो, और एक्स वाई जेड यहाँ पे तो कोई टर्म मिसिंग नहीं है, अपने जगह पे सही है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ और यहाँ पर पहुंच जाओ, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ऑलराइट, सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है दोबारा वीडियो देखो, डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, ठीक है, ये सब सारी बातें समझ में आई। आगे चलें। देखो एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, आप जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तो आपको इतनी बातें समझ नहीं आएंगी, पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाए, हमारे वीडियोस को देखें तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको बहुत ही अच्छा नंबर लाना है तो फिर आपको अपने से मेहनत करनी ही पड़ेगी, सच है ये। कोई आपको 100% ये तो नहीं बोलेगा आओ मैं आपको एक घूटी पिलाता हूँ आप 100 नंबर ला लोगे, ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज द मिनिमल फॉर्म ऑफ द कार्नोग मैप शोन बिलो, एज्यूम दैट एक्स डिनोट द डोंट केयर। ठीक है, ये सारा देखो मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, एक इसको देखो कैसे लिख सकते, ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी और ए बी डैश। यहाँ पे क्या है, सी डैश डी डैश, सी डैश डी, सी डी और सी डी डैश। ठीक है, ये मेरा क्या दिया हुआ है, एक कार्नोग मैप दिया हुआ है। तो बोलता है कि यहाँ से हम लोग को मिनिमल फॉर्म निकालना है इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, मैंने आपको कार्नोग मैप समझाया। ये क्वेश्चन देखो, मैं अभी ही बता देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे गेट का है। क्या है, गेट का है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, समझ आ रहा है कुछ? चलिए, बी डैश सी डैश, सॉरी, हाँ भगवान, चलिए इसको सॉल्व करिए। सॉरी, इसको सॉल्व करिए। अगर हम लोग यहाँ पे इसको इंक्लूड करते, ए डैश बी डैश आ जाएगा और सी डैश डी डैश। ठीक है, अगर हम लोग इस चारों को इंक्लूड करते हैं तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा सी डैश और यहाँ से हमारा आ जाएगा बी डैश, सी डैश बी डैश, सी डैश बी डैश। चलो इस चारों को इंक्लूड करो, ये और इधर वाला चारों किया। तो इस चारों को इंक्लूड करोगे, जो मेरा सेम टर्म है यहाँ पे कॉमन उसको लेंगे। यहाँ मेरा जो है इस रो से मेरा क्या आ जाएगा, सी डैश, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इस कोने से ए डैश तो होगा नहीं, बी डैश आ जाएगा। तो मेरा एक टर्म आ गया सी डैश बी डैश। ठीक है, प्लस अब क्या हम कर सकते हैं, ओहो समझने दो भाई। अगर हम लोग यहाँ से अगर बी डैश ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग अगर इंक्लूड करते हैं ऊपर वाले टर्म को इससे, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा क्या क्या, मेरा आ जाएगा सी डैश और ए डैश बी डैश। डोंट केयर को हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे मेरा 1 बच रहा है और यहाँ पे मेरा क्रॉस बच रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ से भी एक एक कर सकते हैं, पर हम लोग मैक्सिमम टर्म को देखने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टर्म कहाँ से आएगा मेरा। ठीक है, मैक्सिमम टर्म को देखने की कोशिश करेंगे कहाँ से आ रहा है, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग अब इस चारों को एक साथ क्लब कर सकते हैं। अगर इस चारों को क्लब करेंगे तो यहाँ से हम लोग अपने कॉमन टर्म बी डैश को ले सकते हैं और यहाँ से हम लोग सी डैश डी डैश को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कोने से इन दोनों को मिलाएंगे। तो इस कोने से इस दोनों को मिलाने के बाद मेरे पास सी डैश और ऊपर में कौन सा मेरे पास कॉमन है इस दोनों में, तो मेरे पास कॉमन है बी डैश, ये ले सकते हैं। अगर सी डैश बी डैश प्लस, और इस दोनों में देखो, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है हमको क्या, बी डैश डी डैश और सी प्लस सी। तो ये तो मेरा 1 आ जाएगा। तो मेरा फाइनली आंसर आ गया सी डैश बी डैश और बी डैश डी डैश। तो यही क्या हो गया, मेरा मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे भी दिक्कत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप बहुत सारा क्वेश्चन अगर सॉल्व लगातार करते रहते हो तो आपको इजीली सॉल्व हो जाता है ये सब क्वेश्चन। अगर थोड़ा आपका ब्रेक हो जा रहा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जा रहा है। तो यही बात है, अगर एग्जामिनेशन में कार्नोग मैप सीधे पूछ लिया जाए, आपसे मिनिमल टर्म निकालना पड़े, तो आपको ऐसे बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करो, सो सिंपल। यही है फंडा क्वेश्चन सॉल्व करने का। पर ये सब क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनेशन टीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपको कार्नोग मैप 4 वेरिएबल तो देगा नहीं, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल मैक्सिमम देगा, ताकि लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए।
ठीक है, ये गेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा हायर लेवल पे, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं और टाइम भी ज़्यादा दिया जाता है। पर हमारे टीजीटी पीजीटी में ऐसा होता नहीं है, हमारे एक क्वेश्चन पे मुश्किल से 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे मिलता है, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। पर मैं आपको बता देता हूँ, इन केस कभी पूछ लिया जाए तो आपका कुछ नहीं बन रहा है तो आप इसको सॉल्व कर लो। 1 नंबर तो इम्पोर्टेंट है अगर आपके पास टाइम है तो। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व छोड़ दो। ठीक है, यही बुद्धिमानी होगी। तो आपको ये सब स्ट्रैटेजी अपनानी ही पड़ेगी ताकि आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ये क्लास थोड़ा हायर लेवल पे था, पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर से अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे और बहुत ही मज़े से करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का, और पढ़ते रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।